काल द्रव्य है या नहीं है? द्रव्य नहीं है तो काल की व्यवस्था कैसे है? काल के लिए हमने 4 बातें मुख्य देखी थी। गति कारक द्रव्य, गति की क्रिया, और सामने हमने क्या सोचा था? मापन पद्धति, गणन पद्धति। ये हमको बात बरोबर बैठानी है। अब ये ध्यान में आ जाएगा तो बरोबर समझ जाएंगे आप। अब इसका ऐसा चौदराज लोक के संपूर्ण लोक के अंदर ऐसी व्यवस्था क्या है? ऐसी व्यवस्था है कि नहीं है साहब? तो हमने क्या देखा था? आकाश द्रव्य देखा, धर्मास्तिकाय द्रव्य देखा, अधर्मास्तिकाय द्रव्य देखा। अब इनके अंदर तो हमको कोई ऐसा गति कारक द्रव्य नहीं लगा साहब, जैसा आप ये पूर्ण लोक स्वरूप देख रहे हैं। अब 14 राज लोक के अंदर हमने पहले ही गणना कर ली थी। ऊर्ध्व लोक में ऊपर से लेकर के 7 राज लोक तक का ऊर्ध्व लोक है। ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब इसमें तो आप देख रहे हैं देव विमान है सब। अब कौन गति करने वाला है? 7 राज लोक के अंदर जितने 12 देवलोक कल्पोपपन्न में है और 14 जो है कल्पातीत में है। 2 विभाग हो गए। आप दोनों को बरोबर ध्यान से देखते जाइए। ऊर्ध्व लोक के अंदर 9 और 5, 9 ग्रहवेग वाले और 5 अनुत्तर वाले, तो उसमें तो एक भी देव विमान की कोई गति नहीं, किसी देवताओं को गति करनी नहीं है। और फिर ये जो हम देख रहे हैं कल्पोपपन्न पर आपको देखना है, क्या समझ रहे हो? जिस तरह से हमने देखा, शब्द क्या है, बात क्या ढूंढनी है हमको? नित्य गति कारक द्रव्य, नियमित अखंड धारा में गति करने वाले। अब ठीक है, नीचे अधोलोक में भी देख ली जैसा हमने ऊर्ध्वलोक में देखा है। अब पूरे ऊर्ध्वलोक में जो 12 कल्पोपन्न विमान वाले, किसी को गति करनी नहीं, और नरक में कोई संभावना ही नहीं है ऐसा। 7 नरक क्षेत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं। है क्या यहाँ पर नरक पृथ्वियाँ हैं, तो वहाँ किसी को गति करनी ही नहीं है ऐसा, कोई गति करने वाला है ही नहीं वहाँ पर। तो ये हमको पहले ख्याल आ जाना चाहिए, समझे कि नहीं? हाँ जी। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, अब हमको ये ढूंढ के अंदर यहाँ पर जो है, हम पूरे लोक के अंदर सबसे पहले जो है गति कारक द्रव्य हमको समझ लेना है। और ऐसे गति कारक द्रव्य को जब आप समझेंगे तभी आपको ख्याल आएगा कि कौन है ऐसा गति कारक, कोई द्रव्य है या नहीं है ऐसा। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम करें तो क्या करें, सोचिए। तो ये हमको ख्याल आएगा कि नित्य गति, अखंड धारा में गति, नियमित गति। ख्याल है? एक पक्ष जिन्होंने दिया है, मेहता जी आप भी थोड़ा ध्यान से समझना। तत्वार्थ सूत्र के अंदर जो है उमास्वाति महाराज ने जो सूत्र दिए हैं, कालश्चैत्य के एक एक करके उन्होंने वहां पर क्या भी काल को भी अस्थि कायात्मक ऐसा द्रव्य मानने वाले कोई पक्ष है। अब वो पक्ष किसका है, कौन है, उन्होंने तो वहां पर एक ही शब्द लेकर छोड़ दिया। तो वो कौन है? तो मैं ये कह रहा हूं कि चलो भाई, अब किसकी गति है जिसको हम कह रहे हैं कांस्टेंट गति, कंटिन्यू गति, अखंड धारा की गति, नियत गति, नित्य गति, त्रैकालिक गति, तीनों लोक में कौन है ऐसा? तो ये आपको ध्यान में लेना है, समझे कि नहीं? अब इसके अंदर अगर ये हम देखें, यहाँ पर एक परमाणु है। अब परमाणु की गति हम किस दिशा में कैसे लें साहब? या 14 राज लोक के अंदर जो परमाणु की गति आदि बताई गई है, इन गतियों के आधार पर अगर आप ये देखें कि 14 राज लोक के अंदर अब कोई परमाणु कहीं गति कर रहे हैं, तो भाई परमाणु की गति के आधार से कैसे मापा जाए? तो ये अगर कोई परमाणु यहाँ से चले और यहाँ तक गति करे, तो क्या परमाणु की गति तीनों काल में सदा ही एक सरीखी, एक जैसी,
एक ही मापन पद्धति से होने वाली है क्या? क्योंकि ये अब क्या हम गति करेंगे, समझे, ध्यान रखिए। गति सहायक द्रव्य, गति का माध्यम द्रव्य जो है उससे कैसे मापना, ख्याल है? उसके ऊपर कोई आधार बैठता है कि नहीं बैठता है? जिसने भी विचार किया हो, थोड़ा सा मैंने आपको बोला था चिंतन मनन करने के लिए, किसी ने किया है तो हाथ ऊपर करिए साहब। अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि अगर जो है दो में अधिक अलग अलग है, गति करना, गति करने वाला द्रव्य और जिसमें गति हो, गति के लिए आधार जो है आकाश है, गति में सहायक धर्मास्तिकाय है। ये दो सेंटेंस तो आप बिल्कुल मार्बल पर लिख लो, वॉल पर, फिर उधर उधर चेंज नहीं करना है, बरोबर है कि नहीं? गति होगी तो किसी की भी गति होगी तो आकाश में ही होने वाली है। रहना भी आकाश में, रुकना भी आकाश में, ठहरना भी है, चलना भी है, सब कुछ आकाश में होने वाला है। लेकिन जब वो क्रिया करनी है तो उस क्रिया के लिए सहायक साधन जो है वो धर्मास्तिकाय की, जिसके सहयोग से गति होगी। ध्यान देना, धर्मास्तिकाय itself is not moving at all. Akash itself is not moving at all. Adharmastikaya is also not doing anything at all. Because of that, वो करता नहीं है। आ रहे ना ख्याल में? धर्मास्तिकाय को खुद होकर कोई क्रिया नहीं करनी है, क्रिया करने वाला दूसरा है, जिसको करनी है गति करो भाई। तो अब गति करने वाले दो ही बचे हैं, या तो जीवात्मा करे या पुद्गल परमाणु करे, तीसरा तो कोई है ही नहीं। अब जीव को भी गति करनी है तो आकाश में करनी है, परमाणु को भी गति करनी है तो आकाश में ही करनी है। इधर देखिए आप, मैं इधर बोर्ड पर ड्रॉ कर रहा हूं, आपको ख्याल आएगा। अब ये एक आत्मा यहां से मृत्यु हो रही है, अब शरीर छोड़ दिया और वो सीधी गति करके यहां आ रही है। ये गति किसकी हुई? आत्मा की हुई। ये यहां से एक आत्मा अपना शरीर छोड़ करके ये यहां से निकल करके ये मोक्ष में जा करके यहाँ स्थित हुई। अब शरीर नहीं है, पुद्गल नहीं है, कुछ नहीं है, गति किसकी हुई? आत्मा की हुई। इधर देखिए, अब आत्मा ने यहां से ऊपर जाते टाइम 7 राजलोक का अंतर काटा है, तो 7 राजलोक के अंतर में कितने आकाश प्रदेश आए? वो प्रत्येक आकाश प्रदेश से यहां से इसको स्पर्श किया, यहां से इसको स्पर्श किया, यहां से इसको स्पर्श किया, यहां से ऐसे गई कि बिना स्पर्श किए गए। यहां पर जो है यहां से आत्मा गई। अब ये अगर एक एक प्रदेश को स्पर्श करके गई है तो प्रत्येक प्रदेश के स्पर्श का एक एक समय लेकर के हम गिनती कर लें। बोलिए साहब, कैसे करेंगे? अब महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। महावीर स्वामी कह रहे हैं कि जब आत्मा मोक्ष में जाती है तो एक समय में पहुंचती है, और प्रदेश कितने हैं बीच में? असंख्य है। तो क्या आत्मा के असंख्य प्रदेश, असंख्य समय हुए गति करने में, कि एक समय में गई? ये तो अब आत्मा की गति तो इसमें काल माप बनाने में तो काम नहीं आई। मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। द कंसेप्ट क्या है पहले तो। अब हम काल के लिए, अब काल के लिए हमको गति, नित्य नियमित अखंड गति करने वाला द्रव्य ढूंढ रहे हैं। अब उसके लिए मैंने लिया कि भी दो ही गति करने वाले हैं, उसमें आत्मा की गति से हम काल की गणना कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं कि आत्मा एक समय में अगर 7 राजलोक गति कर ले तो फिर तो समय की गणना नहीं बैठेगी। और जगत की व्यवस्था में काल के हिसाब से समय गिनना है हमको। असंख्य समय कैसे हुए, अनंत समय कैसे हुए,
असंख्य समयों का गणित कैसे बैठाएंगे आप? अरे ये बात समझ में? तो यहाँ पर आत्मा की गति, अब ध्यान दीजिए, एक एक एंगल मैंने क्या समझाया, 7 राजलोक में आत्मा मोक्ष में गई तो यहीं से जाना है, मनुष्य क्षेत्र से ही जाना है। मनुष्य क्षेत्र से ऊपर जाने में ये अंतर उसके पास यहां से यहां तक 7 राजलोक है। हाँ, अब मैं दूसरी बात समझा रहा हूं, थोड़ा सा और ध्यान दे करके समझने की कोशिश करना। समुद्घात की बात सुनी तो होगी, कुछ लोगों को ख्याल होगा। अब जब वो समुद्घात करती है तो वो पूरे 14 राजलोक में अपने आत्मा प्रदेशों को फैला देती है। वो करने में कितना समय लग रहा है? आत्मा प्रदेश, आत्मा के प्रदेश भी कितने हैं? असंख्य। असंख्यात। कोई अनंत मत बोलना। आत्मा के प्रदेश भी असंख्य हैं। लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। असंख्य। धर्मास्तिकाय के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। असंख्य। अधर्मास्तिकाय के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। असंख्य। अब आत्मा जब समुद्घात करना हो और आत्मा प्रदेशों को फैलाना है तो उसको फैलाने में एक समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, 4 समय बनाने में लगे और उसमें से फैला करके फैलाते समय आत्म प्रदेशों पर जो एक्स्ट्रा कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु थे वो बिखेर दिए और तुरंत दूसरे 4 समय में तो वापस संकुचन करके आ गई। अब मेरे सामने देखिए ध्यान से, आत्मा एक बार आंख की पलक बंद करे और खोले तो असंख्य समय हो जाते हैं। अब इतने असंख्य समयों में वो 8 समय गिनती कैसे करना, ये प्रश्न उठ रहा है। जस्ट इन द ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। अब कितनी जल्दी हो सकता है, फास्ट हम कर सकते हैं। जस्ट इन द ब्लिंकिंग ऑफ टाइम, आपको एक आंख की पलक बंद करने में कितना समय लगा है? अब घड़ी देखोगे तो भी नहीं बैठेगी। अब ये सूक्ष्मता में जाकर केवल ज्ञान से महावीर बता रहे हैं, एक बार आंख बंद करके खोलने में असंख्य समय बीत रहे। थोड़ी सी बुद्धि लगाइए भाई साहब, समझिए बात क्या हो गई कि अब यहाँ पर आत्मा की गति के हिसाब से तो काल की गणना नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठ रही है? हमको कांस्टेंट चाहिए, त्रिकाल नित्य गति चाहिए, अनंत भूतकाल में भी, अनंत भविष्य काल में भी अखंड धारा में एक ही गति होनी चाहिए और वो नियति जन्य होनी चाहिए। नियति मतलब क्या है? भवितव्यता के आधार पर जब हमने जुड़ा है तो वो गति कभी बंद होनी नहीं चाहिए। आ रहा है ना ख्याल में? क्योंकि अनंत भूतकाल, अनंत भविष्य काल, तो ये हम न तो पुद्गल के आधार पर बैठा सकते हैं, न हम आत्मा के आधार पर बैठा सकते हैं। फिर मापेंगे कैसे? मैं ये बैठा, मैंने ये डायग्राम बनाया, मैं आपको दिखा रहा कि भाई आत्मा को अगर हम बताए गति कारक और उसकी गति के हिसाब से बैठा है तो बात बैठेगी कैसे? नहीं बैठेगी साहब। चलिए अब रख देते हैं आत्मा की बात, एक तरफ रख लो। चलो अब पुद्गल के परमाणु की बात ले लेते हैं। चलिए, अब पुद्गल के अंदर 2 प्रकार की, तो ये जो है ना, इसको कहते हैं विहायो गति। क्या है? जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तो कौन सी आत्मा कहाँ जाएगी? अब किसको शरीर छोड़कर जाकर कहाँ उत्पन्न होना है, वहां उसको पहुंचना है तो कितने विग्रह होंगे? गुजराती में वक्रा कहवाय। कितने समय? तो 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, जितने वक्रा होंगे उतने समय गिने जाएंगे, उसकी बात आ रही है इसमें। ख्याल आया आपको? तो ये विग्रह के अंदर की बात है। तो यहाँ पर विषय हमारा काल का चल रहा है ना,
तो अब इसके साथ में हम इसकी गति के हिसाब से काल नहीं गिनेंगे, लेकिन काल की व्यवस्था बनी हुई है, बैठी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर इसको समय में गणना कर सकते हैं। ख्याल आया आपको? किसको एक समय हुआ, किसको 2 समय हुए, किसके 3 समय हुए, किसके 4 समय हुए, तो वो यहाँ पर इस चित्र में आपको दर्शाया गया है। परमाणु जो है उनकी 2 प्रकार की गति हमको देखनी है। तो या परमाणु की गति के आधार पर यहाँ पर जो है काल की व्यवस्था बैठ सकती है कि नहीं? ख्याल आया आपको? अब 2 प्रकार की गति के अंदर, एक तो परमाणु आकाश प्रदेश में गति करे, अब भले ऊर्ध्व जाए, अधो जाए, तिरछा जाए, किधर भी जाए। ध्यान रखिए, पहले ये भी एक साइंस समझ लीजिए। इसमें ये साइंस क्या कह रहा है, किसी भी परमाणु की गति या तो ऐसे होगी और या ऐसे होगी, या तो वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी। आ रहा है ख्याल में? तो ये क्या है, आकाश प्रदेशों की रचना जैसे हुई है उसी हिसाब से उसकी गति होगी। यहाँ से चलकर जाना है तो इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, हाँ, तो यहाँ से अगर जाना है तो यहाँ पर, तो परमाणु भी इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि उसकी गति भी 14 आलोक में हो जाती है। परमाणु भी अपने आप में, लेकिन ध्यान रखिए वो चेतन आत्मा नहीं है कि उसकी अनंत शक्ति है, उल्टा मत बैठा देना। अब दूसरी बात जो परमाणु की गति के बारे में हम समझें, तो ये जो परमाणु है, अब ये इसकी जो आपने ऑर्बिट देखी है ना, अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो प्रोटॉन्स जो है, अब वो किस तरह से गति करेंगे, ये है आधुनिक विज्ञान की बात जरूर है। अब इसके जो ऑर्बिट्स बने हुए हैं तो उसकी गति कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स के, तो इनकी, अब ये जो इंटरनल न्यूक्लियस जो है तो वो विच इज इन द सेंटर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है कि जिसकी सतत उसकी गति है, अब वो इतनी ही अंदर अंदर है, लेकिन महावीर का कहना अलग है, एंड टुडेज मॉडर्न साइंस इज द टोटली डिफरेंट, बिकॉज दिस इज द ग्रुप ऑफ एटम, नॉट द सिंगल एटम, and according to the केवल ज्ञानी महावीर says about the single atom, तो वो भी नहीं बैठ रही है बात। अब इसके अंदर हम टाइम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हाँ, ये गति हम स्वीकारें कि भाई 4-5 परमाणु या जितने समूह है परमाणु के इकट्ठे होकर, ये तो महावीर की लैंग्वेज में तो परमाणुओं का समूह जो है वो स्कंद बन गया। अब स्कंद बन करके ये अगर इस तरह से गति करे तो क्या समझना? अब यहां पर इसकी गति जो अंदर है, तो ये इस तरह से, तो इसी के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, तो वो अपने आप रहेगा, समझे कि नहीं? आज की तारीख में आपने कई बार ऐसा सुना है ना, अभी रॉकेट जो है, रॉकेट साइंस आदि के अंदर जो बात बैठाई गई है, वो उन्होंने कैसी बैठाई है? ध्वनि से भी तेज गति। अभी इन्होंने मिसाइल्स बनाए, तो वो कह रहे ध्वनि से भी तेज गति। रॉकेट बनाए तो उनको कैलकुलेशन करना है कि ध्वनि की गति उन्होंने फिक्स कर ली, बेस बना लिया। अब उसके दुगुनी है, 3 गुनी है, 5 गुनी है। अब वो कैसी मिसाइल है या कैसे रॉकेट्स हैं, वो कितनी गुनी है, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो ध्वनि की गति है, साउंड वेव्स जो चल रही है, अब साउंड वेव जो चल रही है, तो साउंड क्या है? अब ये ध्वनि तरंगे जो है वो किस तरह से, तो इनकी गति कौन सी है, ये गति कौन सी है? करेंगे तो आकाश प्रदेश पर ही करेंगे। आकाश प्रदेश, इट इज द बेस फॉर ऑल, आत्मा के लिए हो या पुद्गल परमाणुओं के लिए हो, आकाश इट इज द बेस फॉर ऑल।
अब गति सहायक द्रव्य धर्मास्तिकाय है, वो बात अलग हो गई। आत्मा ये 14 लोक के बाहर भी आकाश प्रदेश तो है, लेकिन गति सहायक धर्मास्तिकाय न होने के कारण बाहर नहीं जा सकते हैं, बात इतनी सी है। तो ये क्या है? साउंड। तो साउंड में भी पुद्गल आए, परमाणु ही आए। अब परमाणु की गति है। अब इन्होंने क्या किया कि परमाणु के साउंड वेव्स की गति का भी बेस बनाया, उससे 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी गति बनाते जा रहे हैं, गति बढ़ाते जा रहे हैं, गति बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ तो परमाणु सिंगल परमाणु हो तो बात अलग है। अभी इन्होंने क्या किया कि ये मैंने आपको बताया कि साउंड की गति। अब दूसरा प्रकार आ रहा है लाइट की गति। अब ये जो है टॉर्च लाइट है, और इस टॉर्च लाइट में से यहां से प्रकाश की गति, तो ये किसकी है? अब ये लाइट की गति जो प्रकाश की गति है, अब किसको फिजिक्स के हिसाब से किनको ख्याल है? कोई फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो बताइए साहब। अमन जी आप हैं क्या कि राहुल जी? साउंड की गति और ध्वनि की गति, लाइट की गति, प्रकाश की गति में और इसमें 2 में किसकी ज्यादा है, किसकी कम है? आपको मालूम है गैलेक्सीज के अंदर जो है सूर्य से लेकर चंद्र की डिस्टेंस वो लाइट की गति से मापते हैं, दैट इज कॉल्ड द लाइट ईयर्स। अब लाइट की गति का प्रमाण बेस कर लिया साइंस ने। अब उसके आधार पर जो है सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है, सूर्य से शनि कितना दूर है, सूर्य से नेपच्यून कितना दूर है, वो किस तरह से अपने अपने आप में गति करते हैं साहब। तो ये सब बहुत बड़ी बातें विज्ञान ने भी बैठाई है। अब वो कितनी सही जा रही है, कितनी कैसे जा रही है, उन्होंने बैठाई, ख्याल है कि नहीं? वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी तो करनी पड़ेगी हमको। जब कॉस्मोलॉजी लेंगे तो मैं एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करेंगे। तो ये बताया कि भाई इन्होंने सेंटर में सूर्य को रख करके अब उसके आधार पर सबकी गति बताई, और फिर उसकी इंडिविजुअल गति कितनी वो अलग, और सब जो है वो सूर्य को सराउंडिंग करके रोटेशन कर रहे हैं उनकी गति अलग। तो किसी की भी गति एक सरीकी एक जैसी नहीं है। मैं जो आपको क्लियर करने जा रहा हूं वो समझिए पहले। तो यहां पर हम जो देखेंगे गैलेक्सी के अंदर कितने हैं साहब, ऑल द प्लैनेट्स एंड द प्लैनेटरी सिस्टम। अब उनके आधार पर क्यों उन्होंने सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ताराओं आदि के मेजरमेंट तो लाइट की गति के हिसाब से कैलकुलेशन किए, और यहाँ पर जो है रॉकेट साइंस के अंदर या फिर जो है ये मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ कैलकुलेशन साउंड की गति के आधार पर लिया है कि वो ध्वनि की गति से 2 गुनी स्पीड में जा रहे हैं, ध्वनि की गति से 4 गुनी स्पीड में जा रहे हैं, ध्वनि की गति से 5 गुनी स्पीड में जा रहे हैं। तो ये सब उन्होंने अलग 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 बनाए हैं साहब। और ये दोनों की गति, अब चलिए हमको जो टाइम का कैलकुलेशन करना है तो इसके आधार पर करें, प्रकाश की गति के आधार पर कि साउंड की गति के आधार पर। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो, सुना हो, तो क्वांटम, आज के साइंस में जो क्वांटम की पोजीशन आ रही है तो वो क्या है? क्वांटम के अंदर ये जो उन्होंने बताया है कि इसके अंदर आप ये देखेंगे तो आपको ये परमाणु किस तरह से गति करते हैं। अब यहाँ पर ये क्वांटम जो है लेंगे आप तो कैसे चल रहे हैं? प्रकाश की रेस जो है अखंड एक धारा में है या वो परमाणु के रूप में लाइन में एक सीरीज में दिख रहे हैं अलग अलग। एक रस्सी होती है तो रस्सी क्या होती है? रस्सी यहां से वहां तक 10 मीटर अखंड होती है, रस्सी एक धारा में अखंड होती है। तो क्या ये रस्सी की तरह से रेज अखंड धारा में है? आइदर दे हैव द क्वांटम्स इन ए पार्टिकल्स। आ रहा है मेरे ख्याल में? तो ये पार्टिकल्स के रूप में एक 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 अलग है या अखंड धारा में देखेंगे
कि हमको गति के हिसाब से मापन करना है। अब वो मापन कैसे करना साहब? तो ये जो आप मैंने रेड दिख रहा है ना बीच में, अब इसको 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, 6 समय, ऐसे क्या आप माप सकते हो क्या? ये मापन पद्धति हुई। अब ये मापन हम साउंड में नहीं माप रहे हैं, तो हम ये किसके अंदर मापें? इधर देखिए, साउंड भी पुद्गल के परमाणु है, प्रकाश भी पुद्गल के परमाणु है। मैं ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, ये स्वयं पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल के गुणधर्म नहीं है। पुद्गल के गुणधर्म वर्ण गंध रस स्पर्श है। आ रहे ख्याल में? तो ये भी पुद्गल द्रव्य है, तो इनके भी वर्ण गंध रस स्पर्श है। लेकिन प्रकाश भी पुद्गल है और अंधकार भी पुद्गल है, ध्वनि भी पुद्गल है, प्रभा भी पुद्गल है, छाया भी पुद्गल है, आतप भी पुद्गल है, उद्योत भी पुद्गल है। साउंड हम जो शब्द बोल रहे हैं ये स्कंद है, ख्याल है कि नहीं? एक शब्द भी मुंह से निकल रहा है ना, इतना भी निकला है, ये परमाणु स्वतंत्र सिंगल परमाणु नहीं है। इट इज आल्सो द कंपाउंड फॉर्म ऑफ द सो मैनी एटम्स। तो महावीर क्या कह रहे हैं फिजिक्स के अंदर? 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, जिसको संस्कृत लैंग्वेज में जब बोलते हैं ना, अमन जी ध्यान रखिए, तो वो क्या अणु बोलेंगे, फिर द्वैणुक बोलेंगे, त्रैणुक बोलेंगे, चतुर्णुक बोलेंगे, पंचनुक बोलेंगे, षडालुक बोलेंगे। ऐसे करके अगर जितनी संख्या में परमाणु इकट्ठे, उतनी संख्या का स्कंद बना के बोले। लेकिन जब हम परमाणु ये शब्द जोड़ेंगे, तब आपको 2 बात स्पष्ट समझ लेनी पड़ेगी। वो 2 बात में आप क्या, ये मैंने लिखा है यहां पर अणु, और ये लिखा है परमाणु। बोलिए साहब, अब 2 में से आप क्या फर्क करेंगे दोनों में? ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर आप पहले ये शब्द देख लीजिए, इसमें ये जोड़ दिया है, इतना ही फर्क है। ये परम शब्द जोड़ करके साथ में अणु शब्द जोड़ा है, ख्याल है? अणु तो ये भी है, अणु ये भी है। लोग क्या समझते हैं कि परम शब्द जोड़ करके कोई एक्स्ट्रा मीनिंग, भाई कुछ भी नहीं किया है इसका। आप अणु बोलिए या परमाणु बोलिए, बोथ आर वन एंड द सेम, ख्याल आया? तो ये परम शब्द किसके लिए है? इतनी सूक्ष्मता, परम अणु की लघुता, सूक्ष्मता इतनी है, तो ये जो बताया सिंगल। अब जब हम यहाँ पर ये सिंगल के बारे में समझ रहे हैं, वो ध्यान देना। अब कल आप ये 2 जोड़ दिए, ये 3 जोड़ दिए, ये 4 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, तो ये अगर सब जुड़ते जाएंगे तो अब सिंगल परमाणु की बात करें। स्कंद मतलब जिसको मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल इन द सेंस विच इज द ग्रुप ऑफ एटम। If it is the one single atom, and if it is a molecule, then it is a group of atom. How many atoms are in this group? You see either 1, 2, 3, 4, 5. How many you see? We can't say. But there are the group of atoms. तो ये बात यहाँ पर बैठ रही है। अब हमको लेना क्या है? फिर से मैं आई एम कमिंग ऑन द सेम टॉपिक विच वॉज आई हैड स्टार्टेड विद द एम। अब वो बात हमको क्या समझनी है, पहले ये ले लो। तो ये हम समझेंगे कि हम ये अगर देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, गति का मापन करना है। और गति मापन कैसे करना, किसकी गति को मापना, ताकि काल की व्यवस्था बैठे। अरे बात ध्यान में, आप फिर से चिंतन करना, फिर से विचार विमर्श करना। अब मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है कि थोड़ी साइंस की बात आती है, फिज़िक्स की बात आती है, फिर उसको एक्सप्लेन करने जाऊं, अब टाइम पूरा हो जाता है जल्दी से, घड़ी बहुत फास्ट चलती है, मैं भी क्या करूं।
तो ये भी बात हम देख लेंगे। पहले मैं आपके सामने सारे पॉइंट्स रखता हूं, देन आई विल कम ऑन द कंक्लूजन। ख्याल है कि नहीं? लेट द पीपल थिंक ओवर इट। सो यू मस्ट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, यू मस्ट थिंक ओवर इट। तब हमको ख्याल आएगा ना महावीर क्या करे, वही बात हम ला रहे हैं। महावीर ने कैसी काल व्यवस्था बैठाई है, कैसे काल तत्व बैठा है, वही बात ला रहे हैं। लेकिन अब काल के लिए निश्चित हो गया कि अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं है। किसी की गति का मापन करने से ही काल तत्व बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। आप मेरे सेंटेंस के शब्दों को बरोबर पकड़िए तो ही आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा साहब। अब मैं जब साइंस, फिलोसॉफी, जैनिज्म ये सब इकट्ठे करके मैं इतना क्लियर करके समझा रहा हूँ। अब क्या है कि सभी कोई फिजिक्स के स्टूडेंट तो नहीं है, सभी कोई साइंस के स्टूडेंट्स तो नहीं है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए और इजी करने के लिए बोलता हूँ, तो वो थोड़ी सी बात जो है आपको विचार करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। आप खुद विचार करने की कोशिश करिए साहब, तब आपको जो है बात बैठेगी। और फिर सामान्य सादे वर्ड मीनिंग पर मत उतर जाना। जब टेक्निकल लैंग्वेज आती है, टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, तो दिस टेक्निकल वर्ड्स हैव देयर ओन सम मीनिंग, यू से स्पेशल मीनिंग। अभी भी हमारा कोई काल की क्लास चालू नहीं है, दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर दैट। भले 2-4 क्लास जाएगी, अब मैं भी क्या करूं भाई साहब, इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ। अब फिजिक्स की बात आ गई, साइंस की बात आ गई, तो मैं ये भी बात करता हूँ मेहता जी, भगवती सूत्र के अंदर ये बहुत बड़ी बात है। इफ द पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस, देन आई कैन स्टार्ट वन सीरीज अबाउट द फिजिक्स आल्सो। ख्याल है? अब वो पुद्गल की और परमाणु की बात आएगी फिर रोज, फिर दूसरा कुछ भी नहीं आएगा, फिर आत्मा की बात नहीं आएगी। हम आत्मा की बात तो गणधर बाद में कर रहे हैं, ख्याल है कि नहीं? लेकिन अब देखिए, भगवान केवल ज्ञानी है भाई साहब। हम 1000 बार उनके से चरणों में नमन करें, तो केवल ज्ञानी के ज्ञान से परमाणु का ज्ञान भी कोई अछूता रहता है क्या? क्या महावीर स्वामी खाली आत्मा 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 की बात करेंगे और किसी की बात ही नहीं करेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। भाई केवल ज्ञानी है और केवल दर्शन साथ में है, तो भगवान तो परमाणु को भी देख रहे हैं। रूपी द्रव्य है ना, रूपी द्रव्य है परमाणु, तो अब उसको भी देख रहे हैं। तो पुद्गल द्रव्य के बारे में भी केवल ज्ञानी भगवान ने संपूर्ण सब बातें प्रकाशित की है, कुछ भी छिपाया नहीं है, कुछ भी नहीं छिपाया, कुछ भी कम नहीं रखा है। पुद्गल की सारी बातें भगवान ने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से की है। अब कोई आप में से इसके ऊपर पीएचडी करना चाहे तो एक 500 पेज की बुक बन सकती है, रिसर्च थीसिस बन जाएगा। हाँ है पुद्गल द्रव्य, पुद्गल के दायरे में भी जैन शासन में तो खजाना है भाई साहब, बहुत बड़ा खजाना है। हम भी ये समझ रहे कि हमको क्या जरूर है। चोरडिया जी कहते ना भाई आत्मा की बात करो ना, हमारा सब छोड़ो। ये अभी हमारे एलसी जैन बात कहेंगे, हमारा सब आत्मा की बात करो ना, ये सब छोड़ो ना, हमारे क्या लेना देना है पुद्गल को। अब क्या लेना देना है, करना क्या है साहब, कैसे काल की व्यवस्था हो, कैसे चला और क्या हुआ और कैसे, ऐसा नहीं है। सब कुछ जानना है, सब जानना पड़ेगा। भगवान तो केवल ही थे, सर्वज्ञ थे। और इतना इतना सत्य ज्ञान जो मिल रहा है, इतना अच्छा ऊंचा ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, आज के मॉडर्न साइंस ने जो सोचा है, जो समझा है, और हमारी सबसे बड़ी तकलीफ आज के लोगों की क्या हो गई है, वो भगवान पर जितनी श्रद्धा नहीं रखते उससे ज्यादा तो साइंस पर श्रद्धा रखते। तो साइंस की बात करनी है। अभी अभी यहाँ पुणे के अंदर बहुत बड़ा जो है कि जीतो वालों ने फेयर किया, जैन कनेक्ट करके जैन फेयर के अंदर, उसमें जैन पेविलियन वगैरह लगाया। तो मेरे पास भेजे लोगों को, जाओ महाराज के पास, लेकिन एक ही कंडीशन, महाराज को बोलना हमको जैनिज्म साइंस के हिसाब से प्रूव करके दिखाना है। साइंस में हमको महाराज साहब जैन साइंस के अंदर से आप बताओ, हमको तो जैन साइंस का बताना है। अब मैं बोला भाई साहब इतनी आपकी श्रद्धा साइंस पर, इतनी आप नहीं। मैंने कहा महावीर स्वामी ने जो कहा वो देखा।
नहीं नहीं महाराज साहब, हमको तो जैन साइंस की बात करो, जैन साइंस की। लाखों लोग आने वाले, लाखों लोग देखने वाले हैं। अब मैं उनको चार गति का कैसे बताऊं, आत्मा का कैसे बताऊं, और क्या क्या बताऊं। नहीं नहीं महाराज, ये मत बताओ, ये मत बताओ। अब क्या बोलना, आज के कॉमन लोगों की ये मेंटालिटी हो गई है कि ये धर्म वरम सब बकवास है। महावीर स्वामी ने क्या कहा है, कुछ नहीं, ये तो महाराज लोग अपनी पैकिंग में आप महावीर स्वामी की बात दे रहे हैं।